हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक के अंडर, वो है कैटलिसिस। कैटलिसिस, तो इसको स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ। तो कैटलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिसिस और कैटालिटिक रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस की वो प्रोसेस है जिसके अंदर कैटलिस्ट का यूज़ होता है। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ किया जाएगा, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे कैटालिसिस और कैटालाइटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जानते हैं कि H2 प्लस O2, जब H2 और O2 को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पर क्या ये इतना इजी होता है कि हमने हाइड्रोजन गैस आपको दी और ऑक्सीजन गैस आपको दी दो सिलेंडर्स में, और आपने उसको मिक्स कर दिया और वाटर बन जाएगा? अगर इतना आसान होता तो हमारे पास वाटर की इतनी कमी नहीं होती, जैसे कि हम मानते हैं कि वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है। तो इसको प्रोसेस को इतना फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैटलिस्ट की। तो इसके अंदर जो हम, ये आपने देखा होगा सिंबल कि एरो के ऊपर जो गिव्स टू का साइन होता है एरो वाला, तो उसके ऊपर आपने बहुत सारे कभी मेटल्स या फिर मॉलिक्यूल्स का आपने या कोई कंपाउंड का आपने फॉर्मूला लिखा देखा है। जैसे इसमें पीटी लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं? ये अपनी प्रोसेस को, कोई भी रिएक्शन की प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पीटी है ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। तो अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो इट इज ए सब्सटेंस, ये एक तरह से सब्सटेंस होते हैं विच इन्फ्लुएंसेस, जो इन्फ्लुएंस करेंगे यानी कि इफेक्ट करेंगे द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, जबकि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, मीन्स और जिस फॉर्म में वो थे वो उसी फॉर्म में ही लास्ट में मिलेंगे। हाँ, इसमें इसको आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये चेंज आ सकता है कि उनका स्टेट चेंज हो जाए, उनका कलर चेंज हो जाए, पर उनके कंपोजिशन, उनके मास में कोई चेंज नहीं आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको कैटलिस्ट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस क्या होता है? इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैटलिसिस किस में हेल्प करता है? तो एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये अनचेंज रहते हैं, किसमें? इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि इसके मास में कोई चेंज नहीं आता। जो मास का पहले था वही इसका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में भी सेम मास रहेगा। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल पीटी है तो पीटी ही रहेगा, ना कि वो पीटी ओ या PT2 किसी और फॉर्म में मिल जाए। सपोज हमने MnO2 लिया है तो MnO2 ही मिलेगा, वो MnO नहीं बन सकता, Mn नहीं रह सकता। मीन्स कोई उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद। A small quantity of catalyst is generally needed to produce almost ultimate अनलिमिटेड रिएक्शंस। अनलिमिटेड रिएक्शंस को, बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए एक छोटा ही कैटलिस्ट यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे अमाउंट में हम बहुत सारी रिएक्शंस करा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आ नहीं सकता, तो उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं और रिएक्शंस कंप्लीट कराने के लिए। नेक्स्ट, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इन जनरल इनिशिएट ए रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होते हैं ये कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को हेल्पफुल, उन्हीं रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं जो फिजिबल होते हैं, यानी कि जो खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ये कैटलिस्ट नहीं करवा सकते, इनिशिएट नहीं करा सकते। नेक्स्ट, ए कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज फाइनली डिवाइडेड। जो कैटलिस्ट होते हैं अगर ये सॉलिड ना रह करके, अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में मिले यानी कि फाइनली डिवाइडेड हो, तो ये ज़्यादा हेल्प होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कैटलिस्ट का रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्शंस
पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन में ये हेल्पफुल होंगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। एक कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। जो कैटलिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कुछ ये नहीं है कि आप किसी भी कैटलिस्ट को किसी में भी यूटिलाइज कर लें, नहीं, जिस जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही हेल्पफुल होता है। हर एक कैटलिस्ट हर परफॉर्मेंस नहीं करता है, उसके लिए परफेक्ट स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वाटर के अंदर हम पीटी का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम किसी और कैटलिस्ट या और मेटल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। Next, a catalyst cannot change the state of equilibrium in a reversible reaction. However, it is achieved in lesser time as compared to uncatalyzed reaction. जो कैटलिस्ट होते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करते हैं जो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर। हाँ, ये जो देखा गया है कि जो इक्विलिब्रियम है उसको अचीव करने के लिए एक मिनिमम टाइम यूटिलाइज होता है, मतलब कि पहले जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसके मुकाबले ये कम टाइम में यानी कि बहुत फास्टली उस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक पर्पल कलर का ग्राफ शो हो रहा है और दूसरा जो वेरिएशन है वो पिंक कलर से शो हो रहा है। जो पर्पल कलर का है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जबकि कैटलाइज्ड रिएक्शन आपकी पिंक कलर में है। तो आपने देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, जबकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे वो कम लगी है कैटलाइटिक रिएक्शंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट एक हेल्प करता है एक अनदर पाथ डिफाइन करने के लिए, एक उसको शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड कर देता है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स अगर आपको किसी जगह जाना है और आपको एक लॉन्ग पाथ मिलता है और एक उसके शॉर्टकट पाथ मिल जाता है तो शॉर्टकट पाथ से आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो ये भी उस शॉर्टकट पाथ पे ही पहुंचाने का काम करता है उसको एक। तो उससे क्या होगा, आप स्पीडली पहुंच जाओगे यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम करने में हेल्प करता है। एक कैटलाइज्ड रिएक्शन हैज़ ऑलवेज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे ही ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम लगेगी एज कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जैसे कि उसमें ज़्यादा लग रही है। एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स क्या होता है और पॉइजन्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले बात करना है प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स आर द सब्सटेंस विच एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये प्रमोटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एनहांस करते हैं यानी स्पीड अप करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटीज़ को। कैटलिस्ट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करती है, तो प्रमोटर उसके काम को और फास्ट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि कैटलिस्ट के साथ साथ कभी हमारे साथ दूसरे और मेटल और ऑक्साइड्स या फिर मॉलिक्यूल्स लिखे रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो या तो प्रमोटर्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये हेबर प्रोसेस है जिसके अंदर N2 + 3H2 गिव्स टू 2NH3 अमोनिया फॉर्मेशन। हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है आयरन का, और जो एमओ है वो एक प्रमोटर का काम कर रहा है, यानी कि एमओ इज यूज्ड एज ए प्रमोटर विच इंक्रीज, जो इंक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ आयरन यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। जो आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है हेबर प्रोसेस में, उसके प्रमोट जो एमओ हमने यूज़ किया हुआ है ये उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, यानी कि जो आयरन एक्टिविटी कर रहा है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एमओ और उसकी हेल्प करेगा ताकि वो रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाए। पॉइजन्स या फिर दूसरा वर्ड हम उसको कहेंगे इनहिबिटर्स। जैसा पॉइजन, पॉइजन क्या होता है, जहर होता है, तो इनहिबिटर्स से एक तरह से आपको वर्ड्स पता चल रहा है कि ये रुकावट करते हैं। तो दीज आर द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये जो जो आपकी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको स्लो डाउन करता है, इसको रोकता है कि अब वो जो स्पीड इतनी स्पीड अप से वर्क कर रहा था वो उतनी स्पीड अप से ना करे, हर्डल उसके आगे यूटिलाइज करेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि RCOCl दिया हुआ है +H2, तो हमने हाइड्रोजन को इसके साथ रिडक्शन किया जा रहा है तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा +HCl। तो यहाँ पे जो पीडी है आपका यानी कि प्लेडियम में
ये आपका यहाँ पे कैटलिस्ट है, जबकि BaSO4 बेरियम सल्फेट यहाँ पे पॉइजन का वर्क करेगा। ये उसके एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा, कि उसकी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगा यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। कैटलिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? कैटलिस्ट के आपके दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस कैटलिसिस एंड हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस की बात करते हैं कि व्हेन द कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन ए सेम फेज, फेज का यहाँ पे मतलब होता है स्टेट, सेम स्टेट में। तो व्हेन द कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे जिस स्टेट में वो प्रेजेंट है उसी स्टेट में आपका कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इट इज सेड टू बी होमोजेनियस कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट। एंड दिस टाइप ऑफ कैटलिसिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिसिस, और इस टाइप के कैटलिसिस को हम होमोजेनियस कैटलिसिस कहते हैं। एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2 गिव्स टू 2SO3। तो यहाँ पे हम देखें जो SO2 है वो आपका क्या है? गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आपका गैस फॉर्म में है, और जो हमने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है वो NO, जो कैटलिस्ट यूज किया वो भी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। यानी कि रिएक्टेंट जितने भी हैं आपके, दो रिएक्टेंट है यहाँ पे SO2 एंड O2, तो दोनों ही आपके गैस फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी आपका गैस फॉर्म में है। तो इसलिए हम जो इसको क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट कहेंगे यहाँ NO को। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये रिएक्शंस कहलाएगी होमोजेनियस कैटलिसिस कहलाएगी। हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है कि व्हेन द कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट फेज, कि जो कैटलिस्ट है वो अगर डिफरेंट फेज में है एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, जैसे कि रिएक्टेंट्स होते हैं, इट इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट एंड दिस टाइप ऑफ कैटलिसिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स टू 2SO3, बट यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने यूज किया हुआ है वो किया हुआ है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो V2O5 क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जो रिएक्टेंट है वो हमारे क्या से? गैसेस, दोनों रिएक्टेंट हमारे गैसेस हैं, जबकि जो हमारा कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो डिफर करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस की थ्योरी क्या कहती है, यानी कि मैकेनिज्म क्या कहता है? तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, यहाँ पे कि इस थ्योरी के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं पहले कि हमने एक रिएक्टेंट ले लिया ए नाम का, और दूसरा उसके साथ हमने रिएक्ट किया कैटलिस्ट को। तो जो कैटलिस्ट है वो ए से कंबाइन होगा और इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा AC। जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कहाँ पे? एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हायर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। फिर फर्दर ये AC है वो कंबाइन करेगा सेकेंड रिएक्टेंट से जो हमारा B नाम का है, तो B नाम के रिएक्टेंट से ये कंबाइन करता है, तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, A और B मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। और जो C है वो रिमूव हो जाएगा, फॉर फर्दर रिएक्शंस के लिए हेल्पफुल रहेगा कि अब हम इससे फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, और ऐसे A B को कंबाइन करने में हेल्पफुल होगा। यानी कैटलिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो फर्दर रिएक्शन के लिए फिर से हेल्पफुल है। इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं वो होमोजेनियस कैटलिस्ट में होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं NO के साथ, जब N, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो NO है, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा? 2NO2 बन जाएगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को, यानी कि इस NO को अगर हम रिएक्ट करते हैं SO2 के साथ, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? हमारा SO3। और जो हमारा कैटलिस्ट था स्टार्टिंग फर्स्ट वाले स्टेप में, उसमें हमारा NO था, वो NO हमारा कैटलिस्ट एज इट इज निकल जाएगा और फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं हम फर्दर रिएक्शंस के लिए। तो ये था होमोजेनियस कैटलिसिस के लिए। थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। इन हेटेरोजेनियस कैटलिसिस the catalytic activity is localized on the surface of the solid catalyst। कि एक तरह से हम इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी कैटलाइटिक एक्टिविटी है वो किसके ऊपर हो रही है? सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर। कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसकी सरफेस पे रिएक्शंस होगी। इट अकर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। इसको फॉलोइंग स्टेप से हम एक्सप्लेन करेंगे।
आप डायग्राम में देख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सबसे पहले जो रिएक्टेंट है ए और बी वो डिफ्यूज हो रहे हैं सरफेस पे, सॉलिड सरफेस है उसके, जहाँ पे वैलेंसी है वहाँ पे आपकी वैलेंसी बन रही है, वहाँ पे आपका डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने के बाद एड्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, ये एड्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पे एड्जॉर्ब हो गया उसके सरफेस पे। द एड्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो ए केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और रिएक्शंस वहाँ पे क्रिएट होगी ए और बी के बीच। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन ब्रेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब जो ए बी के बीच में बॉन्ड बन गया है, ए बी बॉन्ड बन चुका है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और कैटलिस्ट रिमूव हो जाएगा। द प्रोडक्ट देन डिसोसिएट, अब जो प्रोडक्ट है वो डिसोसिएट हो गया फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड नोन, जिसको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे। जैसे कि आपको पता है सरफेस डिसॉर्प्शन का काम करेगा। डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब जो आपका सरफेस है कैटलिस्ट सरफेस से ये अलग हो चुका है और ये वहाँ से कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट।